मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक जेट प्लेन तेजी से स्पेस की तरफ उड़ती है। जेट की बनावट से हम समझ सकते हैं कि ये मूवी फ्यूचरिस्टिक है और ये जेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी हुई है और हम इन द ईयर 2050 में हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि इस जेट का पीछा एक दूसरी जेट कर रही है और दोनों तेजी से स्पेस की एटमॉस्फेयर के बाहर चले जा रहे हैं। पहली जेट का लेफ्ट विंग डैमेज्ड है, जिसे हमारे इस मूवी का हीरो कैप्टन एडम चला रहे हैं। इस चेस सीन में कैप्टन एडम घायल हैं क्योंकि उनके पेट में चोट है और वो हेविली ब्लीड कर रहे हैं। तभी उनको एक ट्रांसमिशन कॉल आता है जो कि पीछे वाले जेट से होती है। उस कॉल से हमें ये पता चलता है कि कैप्टन एडम ये जेट चोरी करके भाग रहे हैं और वो एक नया वार्म होल क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो टाइम ट्रैवल कर पाएं। पीछा करने वाली जेट कैप्टन एडम को वार्न करती है कि टाइम जंप करने से वो भाग नहीं सकते क्योंकि उन्हें इजीली ट्रैक किया जा सकता है और अगर कैप्टन एडम ने बात न मानी तो उनके जेट पे फायर किया जाएगा। कैप्टन एडम धमकियों से नहीं डरता और वो अपने जेट कैनन से एक बीम शूट करता है जिससे एक वार्म होल क्रिएट हो जाता है। पीछा करने वाली जेट तेजी से फायर करती है जिससे कैप्टन एडम की जेट बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, लेकिन कैप्टन एडम बिना रुके वार्म होल में चले जाते हैं। अगली सीन में अब हम एक स्कूल कॉरिडोर में हैं जहां एक 12 साल का बच्चा भागे जा रहा है। उसे फिर दो बच्चे पकड़ लेते हैं और दीवार पे धक्का देते हैं। वो लोग इसे एडम कह के पुकारते हैं। जूनियर एडम ने इनके साथ प्रैंक किया था, इसलिए ये लोग इसे मार के चले जाते हैं। उसके बाद जूनियर एडम प्रिंसिपल के रूम के बाहर बैठा रहता है और तभी उसकी मॉम मिस रीड वहां आती है और प्रिंसिपल के साथ बहस करती है। यहाँ पता चलता है कि मारने वाले बच्चे जूनियर एडम को बुली करते हैं और वो जूनियर एडम से बहुत बड़े हैं। कार में वापस लौटते वक्त जूनियर एडम की मॉम कहती है कि उसे हमेशा ऐसे झगड़ों में पड़ना नहीं चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए, जिस पे जूनियर एडम कहता है कि वो अपना ध्यान रखना जानता है और अगर इस तरह हमेशा उसकी मॉम स्कूल आएगी तो दूसरे समझेंगे कि वो कमज़ोर है। जूनियर एडम की मॉम कहती है कि वो ऐसा ना समझे क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और कहीं वो ऐसा बिहेव इसलिए तो नहीं कर रहा क्योंकि उसके फादर की 1 साल पहले डेथ हो गई है। यहाँ जूनियर एडम चुप हो जाता है और वो इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में अब जूनियर एडम अपने घर के बैकयार्ड में खेल रहा होता है और तभी उसकी मॉम काम से बाहर जाने वाली होती है और वो जूनियर एडम को डिनर के लिए बुलाती हैं। जूनियर एडम पूछता है कि उसकी मॉम कहाँ जा रही है, तो वो बताती है कि वो अपने कलीग डेरेक के साथ डेट पे जा रही है। इस बात पे जूनियर एडम उदास हो जाता है, लेकिन वो अपने मॉम को सपोर्ट करता है। जैसे ही उसकी मॉम चली जाती है, जूनियर एडम डिनर के बाद वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी अचानक से एक जोर का वाइब्रेशन वाला साउंड होता है और उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। जूनियर एडम का डॉग हॉकिंग उसके रूम से उस साउंड का पीछा करने के लिए भाग जाता है। जूनियर एडम टॉर्च लेके अपने बैकयार्ड में जाता है जहां वो अपने डॉग हॉकिंग को जंगल की तरफ मुंह करके भौंकता पाता है। जैसे जूनियर एडम हॉकिंग के पास जाता है, वो वहां से भाग के जंगल में घुस जाता है। जूनियर एडम भी धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ता है जहां उसे हवा में फायर स्पार्कल्स दिखता है और ज़मीन में कुछ जगह आग लगी मिलती है। तभी उसकी नज़र ऊपर जाती है और वो देखता है कि सभी पेड़ ऊपर से जलकर राख हो चुके हैं। तभी उसे वहाँ अपना डॉग मिल जाता है और वो रियलाइज़ करता है कि उसे घर पे रहना चाहिए, ना कि बाहर। जूनियर एडम और हॉकिंग अब भाग के घर की ओर जाते हैं जहां पहुंच के वो अपने ब्रीदिंग प्रॉब्लम का मेडिसिन इनहेलर को यूज़ करता है। तभी उसके बैकयार्ड में गैरेज से आवाज़ आती है जिसे सुन हॉकिंग दौड़ उस घर में घुस जाता है। जूनियर एडम भी धीरे धीरे उस गैरेज में एंटर करता है और देखता है कि जख्मी कैप्टन एडम सोफा से टिका ज़मीन पे बैठा हुआ है। जूनियर एडम कैप्टन एडम को अपने बेसबॉल बैट से मारने जाता है, लेकिन कैप्टन एडम उससे कहता है कि वो
उसे हर्ट नहीं करेगा। कैप्टन एडम पूछता है कि उसकी मॉम कहाँ है, तो जूनियर एडम कहता है कि वो डेरेक के साथ डेट पे गई है। कैप्टन एडम डेरेक को पहचान जाता है और पूछता है कि क्या डेरेक का गोटी है, जिस पे जूनियर एडम कहता है कि हाँ। अब कैप्टन एडम घर के अंदर जाता है और अपने पेट पे लगे वूंड को ट्रीट करता है। कैप्टन एडम पूरे घर में इस तरह से घूमता है जैसे उसे इस घर का नक्शा पता हो, उसे कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये सब पता होता है। बातों ही बातों में कैप्टन एडम जूनियर एडम को उसके नाम से बुलाता है। जूनियर एडम कहता है कि उसने तो कभी अपना नाम बताया ही नहीं, जिस पे कैप्टन एडम जूनियर को उसका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, स्कूल का नाम और बहुत सारी डिटेल्स बताता है। यहाँ तक कि उनके डॉग के भौंकने पर दोनों एक साथ डॉग को हॉकिंग जिपिट करके कहते हैं। जूनियर सरप्राइज हो जाता है और कैप्टन को पूछता है कि उसे उसके डॉग का नाम कैसे पता, जिस पे कैप्टन कहता है कि डॉग का नाम उसने ही रखा था। ये सुन के जूनियर शॉक्ड हो जाता है और उसे अचानक से आस्मा की अटैक आती है। तभी कैप्टन उसे पकड़ लेता है और उसे इनहेलर यूज़ करने में हेल्प करता है। जूनियर कंफर्म करने के लिए बताता है कि किस तरह वो कुछ सालों पहले सीढ़ियों से गिर गया और उसके चिन पे 12 स्टिचेस लगी थीं। तब कैप्टन और जूनियर दोनों एक साथ अपना चिन्ह दिखाते हैं। इस पे जूनियर सरप्राइज्ड हो जाता है कि कैप्टन उसका फ्यूचर सेल्फ है और दोनों ने अपने डैड की घड़ी भी पहनी है। अब कैप्टन और जूनियर वापस जंगल में जाते हैं तो जूनियर उसे वहां आने का रीज़न पूछता है। हालांकि कैप्टन सब कुछ क्लासिफाइड है बोल के टालता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो जूनियर को सब बताता रहता है। कैप्टन कहता है कि वो टाइम ट्रैवल करके ईयर 2018 को जाना चाहता है ताकि वो किसी को बचा सके, पर वो गलती से ईयर 2022 में आ जाता है। जूनियर पूछता है कि वो यहाँ कैसे आता है। जूनियर पूछता है कि वो यहाँ आया कैसे, तो कैप्टन उसे अपना जेट यानी कि स्पेसशिप दिखाता है, जो कि उसने कैमोफ्लॉज पे रखा हुआ था, लेकिन बटन प्रेस करते वो जेट स्टार्ट नहीं होता। कैप्टन बताता है कि सारे जेट्स उनके डीएनए से प्रिंटेड है और क्योंकि कैप्टन को चोट लगी है इसलिए उसका डीएनए जेट के सिक्योरिटी कंपाउंड से मैच नहीं कर रहा। सो कैप्टन जूनियर को हेल्प करने के लिए कहता है। जूनियर के बटन दबाते ही जेट स्टार्ट हो जाता है और फिर वो दोनों जेट के अंदर चले जाते हैं। कैप्टन बताता है कि वो जेट को पूरी तरह से स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि इससे उसके एनिमीज उसे ट्रैक कर लेंगे। अब वो दोनों नीचे उतरने वाले होते हैं तो जूनियर पूछता है कि क्योंकि दोनों एक हैं तो कैप्टन के साथ भी ये इंसिडेंट हुआ होगा जहां उसका फ्यूचर सेल्फ उसे मिलने आया होगा। कैप्टन बताता है कि जैसे ही वो अपने फ्यूचर टाइम में वापस चला जाएगा तो ये दोनों का टाइमलाइन सेम हो जाएगा और टाइम डिस्टरबेंस रिफॉर्म हो जाएगा, जिससे जूनियर को कुछ याद नहीं रहेगा, सिर्फ कैप्टन को ही सब पता होगा। उसके बाद दोनों घर जाते हैं और कैप्टन गैरेज में जाके रेस्ट लेता है। तभी वो अपने पॉकेट से फ़ोटो निकालता है जिसमें एक लड़की होती है। कुछ देर बाद जूनियर की मॉम आती है और वो जूनियर को सो जाने के लिए कहती है। मॉम फिर बैकयार्ड में जाती है तो तभी कैप्टन उन्हें गैराज से देखता है और इमोशनल हो जाता है। अगले दिन सुबह जूनियर कैप्टन को गैरेज में मिलने जाता है तो कैप्टन कहता है कि उसे मेडिसिन चाहिए। जूनियर कैप्टन को उनके डैड का जैकेट पहनने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों फार्मेसी जाते हैं। कैप्टन फार्मेसी के अंदर जाता है और जूनियर को बाहर रुकने के लिए कहता है। तभी वहाँ जूनियर के वो स्कूल वाले बुली आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं, बट तब तक कैप्टन भी वहाँ आ जाता है। कैप्टन जूनियर से कहता है कि उसे भी उन्हें मारना चाहिए ताकि उसका डर हमेशा के लिए चला जाए। जूनियर उन बुलीज को मारने की कोशिश करता है पर छोटा होने के कारण उल्टा पिट जाता है और वो शर्मिंदा होके वहाँ से भाग जाता है। कैप्टन उसके पीछे गैरेज तक पहुँचता है जहाँ जूनियर ने अंदर से डोर लॉक किया होता है।
वो कैप्टन की बैग की तलाशी लेता है और उसके गैजेट्स देखता रहता है। तभी जूनियर को वो पिक्चर मिलती है और वो कैप्टन को उसके बारे में पूछता है। कैप्टन कहता है कि वो असल में उसकी वाइफ है जो कि मर चुकी है। कैप्टन अब दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और पड़ोस के एक बार में जाता है। तभी वहाँ मिस रीड यानी कि जूनियर और कैप्टन की प्रेजेंट टाइम वाली मॉम वहाँ आती है और अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करती है। वो बारटेंडर से कहती है कि वो अपने बेटे जूनियर से बहुत प्यार करती है, लेकिन पति के खोने के दुख में वो भी तड़प रही है। वो अपने आप को कोसती है कि काश वो जूनियर के लिए कुछ और कर पाती। तभी दूर बैठे कैप्टन कहता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है और वो एक ग्रेट मॉम है, बल्कि उसे जूनियर को कहना चाहिए कि उसे भी तकलीफ हो रही है, ताकि जूनियर अपने मॉम के दुखों को समझे। ये सुनकर मिस रीड को बहुत अच्छा लगता है और वो कैप्टन को थैंक यू कहती है। तभी मिस रीड नोटिस करती है कि कैप्टन ने वही जैकेट पहनी है जो उसके हस्बैंड के पास भी है। इस बात पे कैप्टन कहता है कि ये बहुत ही स्पेशल कलेक्शन वाली जैकेट है और नसीब वालों के पास ही है। जाते वक्त कैप्टन मिस रीड से कहता है कि उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता है, मोर देन ही नोज। ये सुन के मिस रीड कैप्टन के पीछे भागती है, क्योंकि वो डायलॉग उनका बेटा जूनियर भी हमेशा कहता है। लेकिन बार से बाहर आते तक कैप्टन वहां से चला गया होता है और मिस रीड उसे ढूंढ नहीं पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक और जेट अर्थ पे है, जिसमें एक औरत आर्मी के टुकड़ी को कैप्टन एडम को पकड़ने के लिए भेजती है। दूसरी तरफ कैप्टन और जूनियर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जूनियर कैप्टन को उसकी वाइफ लॉरा के बारे में पूछती है। कैप्टन कहता है कि वो उसे एकेडमी में मिला था और उसके बाद उन दोनों में प्यार हो गया। 2018 में उसने एक जंप लगाया था, लेकिन री एंट्री के वक्त उसका जेट क्रैश हो गया। यहाँ तक कि लॉग बुक में यही एंट्री था। लेकिन कैप्टन मानता है कि ये एक कवर अप स्टोरी बनाया गया है, क्योंकि उसकी वाइफ एकेडमी की बेस्ट पायलट थी और उसने री एंट्री पे बुक भी लिखी हुई थी। कैप्टन का मानना है कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है और इसमें माया सोरियन का हाथ है, जो कि जूनियर और कैप्टन के डैड के साथ काम करती थी। कैप्टन कहता है कि सोरियन हमेशा से उनके डैड के पीछे थी, क्योंकि उनके डैड ने टाइम ट्रैवल इन्वेंट किया था। कैप्टन का मानना है कि माया सोरियन ने लॉरा का मर्डर किया है, इसलिए कैप्टन का प्लान है कि वो 2018 में चुपचाप जाए, वहाँ छिपकर लॉरा का वेट करे और जैसे ही लॉरा 2018 में एंटर करे, कैप्टन उसे अपने साथ लेके कहीं दूर चला जाए। तभी कैप्टन एडम की नज़र हॉकिंग पे जाती है, जो सतर्क हो उठता है। कैप्टन भी समझ जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है और वो जूनियर को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे माया सोरियन की आर्मी आ जाती है और उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। कैप्टन उनसे लड़ता है और वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी माया अपने जेट लेके आती है और उन्हें घेर लेती है। माया धमकाती है कि अगर कैप्टन ने भागने की कोशिश की तो वो सबसे पहले जूनियर को मार देगी। कैप्टन गिव अप करता है और माया का असिस्टेंट क्रिस्टोस उसे बंदी बना लेता है। तभी अचानक से माया के जेट पे कोई हमला करता है। वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन की वाइफ लॉरा होती है। कैप्टन लॉरा को देख के सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि लॉरा अभी भी प्रेजेंट टाइम पे आई नहीं है। इन सबके बीच लॉरा और कैप्टन सबसे लड़ते हैं और फिर तीनों सेफ हाउस चले जाते हैं। वहां जाते ही लॉरा असलियत बताती है। लॉरा कहती है कि वो टाइम ट्रैवल के लॉग बुक को एनालाइज कर रही थी, जब उसे पता चला कि किसी ने री एंट्री की बुक एंट्री की है, जबकि 2018 में किसी ने टाइम ट्रैवल किया ही नहीं था। अगर कोई टाइम में गया ही नहीं तो वापस आने का यानी री एंट्री का बुक लॉग एंट्री किसने किया? कैप्टन आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है। तभी जूनियर कहता है कि इसका मतलब 2018 से कोई 2050 में टाइम ट्रैवल किया है और वहां जाके किसी ने बुक में गलत रिकॉर्ड एंट्री किया, ताकि ऐसा लगे कि कोई फ्यूचर 2050 से पास्ट 2018 को टाइम ट्रैवल किया
और वापस री एंट्री भी हुई। लॉरा जूनियर की सूझबूझ से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ से आगे हमें और पता चलता है कि माया नवंबर 2018 को गई थी अपने पास्ट सेल्फ से मिलने के लिए, क्योंकि 2018 को कैप्टन और जूनियर के डैड की टाइम ट्रैवल वाली खोज ऑनलाइन पे रिलीज हो गई थी। लॉरा गेस करती है कि फ्यूचर माया पास्ट में आती है ताकि वो अपने पास्ट सेल्फ को कोई सीक्रेट बता सके, जिससे टाइम ट्रैवल की ओनरशिप सिर्फ उसके ही हो जाए, जो कि मिस्टर रीड यानी कि कैप्टन और जूनियर के डैड के जिंदा रहने से पॉसिबल नहीं था। लॉरा कहती है कि जब वो इन सब पे रिसर्च कर रही होती है, माया ने उसे स्पॉट कर लिया होगा और उसने उसके जेट पे टाइम बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया होगा। इससे लॉरा का जेट पास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो यहाँ 4 साल से फंसी रहती है। कैप्टन ये सुन के बहुत दुखी हो जाता है, पर उसे खुशी होती है कि अब वो दोनों एक साथ हैं। कुछ देर बाद तीनों बाहर बैठ के अगले एक्शन का प्लान कर रहे होते हैं। लॉरा कैप्टन से कहती है कि अब ये दोनों यहाँ नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि इससे सारा टाइमलाइन बिगड़ जाएगा। लॉरा कहती है कि कैप्टन को नवंबर 2018 में जाना होगा और टाइम ट्रैवल इन्वेंट होने से रोकना होगा। सिर्फ इसी तरह वो माया सोरियन को फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने से रोक सकते हैं। कैप्टन उदास हो जाता है और ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि यदि वो टाइम ट्रैवल को इन्वेंट होने से रोकेगा तो एकेडमी कभी नहीं बनेगी जहां कैप्टन और लॉरा मिले थे। इस हादसे से टाइमलाइन चेंज हो जाएगा और कैप्टन और लॉरा कभी मिल नहीं पाएंगे। लॉरा कहती है कि भाग्य जिनको मिलाता है वो किसी भी हाल में मिलते हैं। टाइमलाइन के बिगड़ने पे इनके रिश्ते पे कोई असर नहीं होगा। कैप्टन ये सुन के रोने लगता है कि तभी अचानक माया और उसकी आर्मी उन्हें ट्रैक करते हुए सेफ हाउस पे आ जाती है। लॉरा कैप्टन और जूनियर को वहां से जाने के लिए कहती है और कैप्टन को उसका मिशन पूरा करने का प्रॉमिस करवाती है। उसके बाद लॉरा अकेले माया के आर्मी के साथ लड़ती है, पर उसे माया अपने जेट से घेर लेती है और उसे मार देती है। दूसरी तरफ कैप्टन और जूनियर उनके जेट में 2018 के लिए उड़ जाते हैं, लेकिन माया उसे पकड़ लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैप्टन के जेट का बूस्टर खराब होने के कारण वो सिर्फ एक लास्ट बार ही टाइम ट्रैवल कर सकता है और वो ये चांस ले लेता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि कैप्टन और जूनियर 2018 में अपने डैड के कॉलेज पहुंच जाते हैं, जहां मिस्टर रीड एक लेक्चर दे रहे होते हैं। कैप्टन जूनियर से कहता है कि उसे किसी भी हालत में डैड से नहीं कहना है कि ही इज़ गोइंग टू डाई। अब कैप्टन चुपके से मिस्टर रीड के क्लास में जाता है और उनसे क्वेश्चंस पूछता है, पर मिस्टर रीड समझ जाता है कि ये एडम है और तभी वो अपने दोनों बेटे यानी कि कैप्टन और जूनियर से मिलते हैं। मिस्टर रीड बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं और कहते हैं, इज टाइम ट्रैवल रियल? कॉलेज के बाहर आते ही मिस्टर रीड कहते हैं कि कैप्टन को ऐसे टाइम ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे टाइम लाइन्स ऑल्टर हो जाएंगी और ये बहुत रिस्की होता है। मिस्टर रीड कहते हैं कि उन दोनों को अभी वहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन कैप्टन बताता है कि ये सब बातें अब मैटर नहीं करती, क्योंकि माया ने ऑलरेडी टाइमलाइंस बिगाड़ दी है। मिस्टर रीड को विश्वास नहीं होता, क्योंकि माया ही उनके प्रोजेक्ट को फंड करती है और वो बताते हैं कि 4 दिन पहले ही उन्होंने एक टेस्ट ट्रायल किया था अपने प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन वो अब सिर्फ थ्योरी ही है। लेकिन कैप्टन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि माया किस तरीके से उनके इस थ्योरी को लेकर फ्यूचर को बर्बाद कर रही है। इस पर मिस्टर रीड हैरान हो जाते हैं और वो विश्वास नहीं कर पाते कि ही इज़ द गॉडफादर ऑफ टाइम ट्रैवल। अगले सीन में अब ये तीनों एक मोटेल में होते हैं, जहां मिस्टर रीड को एहसास होता है कि उन्हें टाइम ट्रैवल को इन्वेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट है और ये यूनिवर्स के नेचुरल फोर्स को डिसरप्ट करती है। वो कहते हैं कि जो कैप्टन उसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो मिस्टर रीड पूरा नहीं कर सकते। कैप्टन कहता है कि वो सिर्फ एज अ साइंटिस्ट सोच रहे हैं, बट नॉट एज अ फादर। वहाँ पे कैप्टन इमोशनल होके बाहर चला जाता है। अब मिस्टर रीड भी घर जाने के लिए निकलता है कि जूनियर रोते हुए
उन्हें कुछ बताने वाला होता है। मिस्टर रीड उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर की कोई भी बात उनसे ना कहे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सोरायन इंडस्ट्री देखते हैं, जहां प्रेजेंट टाइमलाइन की माया सेनेटर से कॉल पे बात कर रही होती है। वो सेनेटर से कहती है कि वो लोग टाइम ट्रैवल को इन्वेंट कर चुके हैं और या तो सेनेटर उसे सपोर्ट करे या फिर वो इस रेस में पीछे रह जाए। तभी उसके वहाँ फ्यूचर माया आती है और अपने पास्ट सेल्फ से मिलती है। हमें पता चलता है कि पास्ट माया एथिकल है और वो फ्यूचर माया को सपोर्ट नहीं करती, पर फ्यूचर माया कहती है कि अगर वो इलीगल काम न करे तो गवर्नमेंट उसका कंपनी उससे छीन लेगा और टाइम ट्रैवल का टेक्नोलॉजी भी उसके हाथों से चला जाएगा। पास्ट माया रियलाइज़ करती है कि उसका बिजनेस ही उसके लिए सब कुछ है और वो फ्यूचर माया के बातों में आ जाती है। फ्यूचर माया कहती है कि उन्हें एक और चैलेंज से डील करना है और वो है कैप्टन एडम। दूसरी ओर मिस्टर रीड अपने घर जाता है, जहां उसकी प्रेजेंट वाइफ और एडम होते हैं। मिस्टर रीड को एहसास होता है कि वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं और कभी भी अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं निकालते। उन्हें कैप्टन और जूनियर की बातों का एहसास होता है। अगले दिन कैप्टन और जूनियर सोरायन इंडस्ट्रीज जाते हैं ताकि वो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर को डिस्ट्रॉय कर सके। कैप्टन कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर उस टाइमलाइन का सबसे पावरफुल वेपन है जिससे बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर वो लोग उस एक्सेलरेटर को डिस्ट्रॉय करते हैं तो इससे टाइम ट्रैवल की मशीन को पावर नहीं मिलेगी और टाइम ट्रैवल हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। कैप्टन अब जूनियर को अपना गैजेट वाला बैग देता है और उसे एक जगह बैठने को कहता है। वो जूनियर को उस गैजेट में से एक ड्रोन उड़ाने के लिए कहता है, जो कि कैप्टन को फाइट में हेल्प करेगी। फिर कैप्टन अकेले बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई नहीं है। इसका मतलब वो एक ट्रैप है और माया पहले से ही ये सब एक्सपेक्ट कर रही होती है। कैप्टन को सब आर्मी घेर लेते हैं, लेकिन जूनियर ड्रोन की मदद से सबको मार देता है। तभी एनिमी की एक कार आती है जो कैप्टन को कुचलने वाली होती है, पर वहाँ मिस्टर रीड आके कैप्टन को बचा लेते हैं। मिस्टर रीड कहते हैं कि एक्सेलरेटर को डिस्ट्रॉय करना इजी नहीं है। एक्सेलरेटर को चलाने के लिए एक एल्गोरिदम है जो कि क्रिस्टल हार्ड ड्राइव के अंदर है। अगर वो उस हार्ड ड्राइव को निकाल लेते हैं तो सब काम करना बंद हो जाएगा। मिस्टर रीड वो हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं, पर तभी वहाँ दोनों माया आ जाती हैं। वो कैप्टन को हार्ड डिस्क मांगती है, पर वो देने से मना कर देता है। तभी वो जूनियर को बंदी बना लेती है और उसे मार डालने का धमकी देती है। लेकिन जूनियर चालाक होता है और वो अपने पे ताने गए बंदूक को धक्का दे देता है। तभी अचानक से उस बंदूक से फायर हो जाती है और वो पूरा लैब डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी वो लैब ऑटो सील हो जाता है और सब अंदर फंस जाते हैं। इसी बीच कैप्टन और क्रिस्टोस की लड़ाई होती है और मिस्टर रीड पूरे लैब को डिस्ट्रॉय होने से रोकने की कोशिश करते हैं। कैप्टन अपने फाइट में जीत जाता है और जूनियर के साथ भागने लगता है। तभी उनके साथ मिस्टर रीड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि एक्सेलरेटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें फ्यूचर और प्रेजेंट माया घेर लेते हैं और कैप्टन को हार्ड ड्राइव देने के लिए कहते हैं। कैप्टन के मना करने पर फ्यूचर माया प्रेजेंट माया को उन्हें मारने के लिए कहती है, पर प्रेजेंट माया ऐसा नहीं कर पाती। तब फ्यूचर माया गन अपने हाथों में ले लेती है और मिस्टर रीड को निशाना लगा के फायर करती है, पर एक्सलरेटर के मैग्नेटिक पुल की वजह से वो गोली डिफ्लेक्ट हो जाती है और पास्ट माया को लग जाती है। टाइमलाइन के थ्योरी के हिसाब से अगर आपका पास्ट सेल्फ मर जाता है तो आपके प्रेजेंट या फ्यूचर वाली सेल्फ भी एग्जिस्ट करना बंद कर देती है। तो जैसे ही पास्ट माया मर जाती है वैसे ही फ्यूचर माया भी मर जाती है। उसके बाद मिस्टर रीड, कैप्टन और जूनियर वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर रीड के घर पहुँचते हैं। वहाँ मिस्टर रीड कहते हैं कि क्योंकि टाइम ट्रैवल को उन्होंने इन्वेंट होने के पहले डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए कैप्टन और जूनियर अब इस टाइमलाइन से चले जाएंगे। कैप्टन मिस्टर रीड से कुछ कहने ही वाला होता है कि मिस्टर रीड कहते हैं कि उन्हें पता है
कि वो कुछ सालों में मर जाएंगे, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं जानना चाहते हैं जिससे कि नेचुरल फ्लो ऑफ टाइम में हलचल हो। वो तीनों इमोशनल हो जाते हैं और मिस्टर रीड कहते हैं कि वो उनके बेटों से हमेशा और बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइमलाइन में क्यों ना हो। इसके बाद वो तीनों बेसबॉल कैच खेलते हैं, जो कि उन तीनों का फेवरेट गेम होता है। खेलते खेलते अब कैप्टन और जूनियर उस टाइमलाइन से गायब हो जाते हैं और मिस्टर रीड वहाँ अकेले रह जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर एडम अपने घर आ गया है और वो स्कूल जाने लगता है। तभी वो रुक जाता है और अपने मॉम से गले मिलता है, जो कि उसने आज तक कभी नहीं किया। दूसरी टाइमलाइन में अब हम कैप्टन एडम को देखते हैं, जो कि अपने एकेडमी के क्लास में बैठा हुआ है, और तभी वहाँ लॉरा आती है और वो दोनों भी फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। अंत में सब अपने अपने टाइमलाइन में चले जाते हैं और सेटल हो जाते हैं। इसके साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।